परेशान हुई। पूरी बात सुनिए मेरी, आप पहले सुनिए, बता रहा हूं उसका कारण है। बारी बारी से जो भी बोलेगा शांतिपूर्वक सुनिए, शांतिपूर्वक बात करते हैं। आ जाओ। नमस्कार, मैं पुरुषोत्तम कुमार, स्वागत है आप सभी दर्शकों का GLCC न्यूज़ में। आज हम आ चुके हैं अधिकारों की बात कार्यक्रम को लेकर साक्षी पब्लिक स्कूल में। और ये साक्षी पब्लिक स्कूल एक ऐसा जगह है जहां आसपास में ऐसे बहुत सारे लोग रहते हैं जिनकी समस्याएं आज हम जानने का प्रयास करेंगे। और आज हम जानने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार से लोग यहाँ रहते हैं और इनकी समस्याएं क्या हैं। हम आज ज़मीनी स्तर की बात करते हुए इनसे जानेंगे, इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि ये रोज़मर्रा के जीवन में इनकी क्या क्या समस्याएं हैं और किस प्रकार से यहाँ समस्याओं को झेलते हुए अपना जीवन यापन करते हैं। तो आइए कार्यक्रम का शुरुआत करते हैं और सबसे पहले लोगों का एक परिचय लेते हैं और यहाँ किस प्रकार से रहते हैं जानने का प्रयास करते हैं। तो हम कार्यक्रम का शुरुआत करते हुए सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपका नाम क्या हुआ। और देवेंद्र पांडे। तो देवेंद्र पांडे जी, इस इलाके का सबसे जो महत्वपूर्ण समस्या है उससे हमारे दर्शकों को आप रूबरू कराइए। समस्या क्या है? समस्या है गंदगी भरी हुई है, नाली उली में परेशानियां हैं, लोग बाग इसी मर्रा की ज़िंदगी में परेशान हैं। और तो जो है खरंजा उंजा का काम धाम जो है सो बढ़िया से चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो खड़ंजा ठीक है, बाकी जो गंदगी की बात है वो थोड़ा ज़्यादा है। हाँ, थोड़ी गंदगी ज़्यादा है। तो गंदगी क्यों नहीं साफ़ होता है? क्या कहाँ दिक्कत है? दिक्कत क्या है, लोगों की अपनी अपनी रहती है। दुकान पर से लोग कचरे गिर देते हैं, नालियों में कचरे जाते हैं, रोज़ सफाइयाँ होती है। कच्ची कॉलोनी है, कच्ची कॉलोनी में तो चलते रहते हैं सब चीज़ें। तो ये कच्ची कॉलोनी है, ऐसा क्यों? जी कच्ची कॉलोनी की बात हो रही है भाई साहब। मैं भी चाचा जी ने कहा कि ये कच्ची कॉलोनी है। ये कच्ची कॉलोनी का मतलब क्या होता है? कच्ची कॉलोनी का मतलब है भाई साहब कि ये इसको इस क्षेत्र को डूब क्षेत्र में घोषित कर रखे हैं और इसकी वजह से यहाँ पे कुछ काफ़ी परेशानियाँ बढ़ी है। और सबसे बड़ा यहाँ की परेशानी, सबसे अधिक रोड वगैरह की व्यवस्था तो कुछ हमारे माननीय विधायक जी और सांसद जी ने कर दिया, लेकिन सबसे बड़ी व्यवस्था यहाँ की जो है डूब क्षेत्र की वजह से बिजली की सबसे बड़ी समस्या है कि जो उसका निवारण कोई नहीं कर रहा है। यहाँ से लखनऊ तक हर आदमी परेशान है, लेकिन उसका परमानेंट कोई सलूशन नहीं हो रहा है। तो ये कच्ची कॉलोनी है, मतलब डूब क्षेत्र घोषित कर रखा है इसे, इस इलाके को। एक सिनेमा कुछ दिन पहले आया था जिसका नाम था 30 मार खां। उस 30 मार खां सिनेमा में एक जगह था जिसका नाम था, मतलब उस गांव का नामो निशान ही नहीं था। वो आप मैप्स पे देखें या फिर नक्शे पे देखें तो उस गांव का नामो निशान नहीं था। तो कहीं ना कहीं वो ही याद दिला रहा है। मतलब ये कॉलोनी है, यहाँ लोग रहते हैं, लेकिन इसको डूब क्षेत्र और कच्ची कॉलोनी से के नाम से लोग इसे जानते हैं और ऐसा घोषित कर रखा है। आप बताइए कि कच्ची कॉलोनी घोषित है और ये डूब क्षेत्र घोषित है, क्या क्या समस्याएं होती हैं? ये घोषणा जब ये मान लीजिए कि इसका नाम कच्ची कॉलोनी से है तो क्या क्या दिक्कत हो रहा है इससे? देखिए, किसी भी अधिकारी के पास हम लोग जाते थे तो हर बात में कह दिया जाता था ये तो डूब क्षेत्र है जी, यहाँ कोई काम नहीं होगा। लेकिन हम धन्यवाद देंगे विधायक जी का कि उन्होंने यहाँ बहुत हर गली लगभग रोड बनवा दिए, उनके वजह से बहुत नाली बन गया। अब रही बिजली की समस्या, हर गली में 11,000 की लाइन फैली हुई है। अगर बिजली विभाग इस पर थोड़ा ध्यान दे दे कि भाई उसका लाइन, उसका तार चेंज हो जाए, उसका कुछ काम कर दिया जाए तो ये बहुत अच्छा होगा। हालांकि इसके लिए हम लोग काफ़ी परेशान हैं। हमारे जो भी श्रेदेर लोग हैं वो काफ़ी मेहनत करते हैं, लेकिन कहीं भी जाते हैं तो यही आता है कि ये तो डूब क्षेत्र है भैया। अब उसमें कुछ सब लोग चुप हो जाता है। प्रशासनिक अधिकारी जो भी है एक ही बात कह के हट जाता है कि तो डूब क्षेत्र है। तो डूब क्षेत्र कच्ची कॉलोनी होने के कारण मतलब यहाँ ये समस्याएं जो हैं, मतलब काम नहीं हो पाता है। अधिकारी लोग कहते हैं कि ये डूब क्षेत्र है, ये कच्ची कॉलोनी है और हाथ धो लेते हैं, वो पीछे हट जाते हैं। तो हमें तो काम ही नहीं करना है यहाँ, ऐसा ही चलता है कुछ? हाँ, ऐसा ही चलता है। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम तारकेश्वर तिवारी है। तारकेश्वर जी, आप यहीं के रहने वाले हैं? हाँ जी। तो आप कितने दिनों से यहाँ रह रहे हैं? यहाँ करीब 5-6 साल हो गया। 5-6 सालों में आपने यहाँ क्या क्या देखा, क्या क्या समस्याएं? हमने तो बहुत बुरा दिन भी यहाँ देखा है, लेकिन अब जा कर के हमारे माननीय मंत्री जो है पंकज भैया के तरफ से हैं, वो विधायक जी के तरफ से जो है कि बहुत कुछ यहाँ पे किया गया है। नाली बनवाए, नाली, रोड, खड़ंजा सब कुछ उन्होंने दिया है। पर एक हमारी जो सबसे बड़ी समस्या है वो बिजली की है, क्योंकि यहाँ डूब क्षेत्र का जो टीका लगा दिया जाता है कि ये तो डूब क्षेत्र है, यहाँ ना कोई कनेक्शन दिया जाएगा ना कुछ दिया जाएगा। तो ये जो है कि अगर के
वहाँ भी हम लोग गए, लखनऊ तक बात चली गई है, लेकिन इस पे कोई भी मंत्री या कोई भी अफसर या कोई भी आदमी ये कुछ कहने पे वो नहीं करता है अपना। तो पंकज जी जो हैं आपके विधायक हैं, इतने बड़े नेता हैं, उनके पिताजी देश के रक्षा मंत्री भी हैं, हाँ जी। इतना पहुंच है, तो इस डूब क्षेत्र का जो ये लगा हुआ है, तमका लगा हुआ है इस जगह पर, तो क्यों नहीं इसको हटवा रहे हैं वो? जी, हटवाने के लिए वो भी तो पूरा कोशिश कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जहाँ तक हो रहा है उन्होंने, हम लोग जब गए उनके पास, विधायक जी के पास, तो वो बोले कि हमने दिनेश शर्मा जी से भी बात किया है और उनसे जो है कि बात करके बिजली विभाग के जो बिजली मंत्री हैं, ऊर्जा मंत्री, उनसे बिजली विभाग मंत्री नहीं, बात ये है कि जो डूब क्षेत्र का तमगा लगा हुआ है, इसे हटाने की बात है। वो हटेगा तभी अच्छा से बिजली आएगा, तभी साफ सफाई होगा, तभी सारी सुविधाएं दी जाएंगी। तो पहला बात तो है, बिजली से भी जो पहला सबसे बेसिक जो है वो है कि इसका जो तमगा लगा हो उसको हटवा दो। हाँ, तो कैसे हटेगा? जैसे यहाँ के लोग विधायक जी हैं, विधायक जी ने इस कॉलोनी के लिए बहुत योगदान रहा, खरौंजे बनाए, नली बनाए, अब वो भी अपने से ज़्यादा आगे तक पहुँचा रहे हैं, मगर आगे की प्रक्रिया अब देखा जाता है कि आगे अब इलेक्शन आ गया है, क्या होता है आगे। थोड़ा जोर से बोलिए जी, कहना चाहेंगे कि इस कॉलोनी का जो भी कार्यक्रम रहा, बीजेपी के संसद महोदय जी भी, महेश शर्मा जी ने भी इस कॉलोनी के लिए विकास किया। तो मतलब लोगों ने विकास किया। दो शब्द हमारे सामने आ रहा है, डूब क्षेत्र और कच्ची कॉलोनी। महोदय, हम आपसे जानना चाहेंगे, आपका नाम क्या हुआ? हरिकिशोर कुमार। हरिकिशोर जी, ये डूब क्षेत्र और कच्ची कॉलोनी का मतलब क्या होता है, हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, ऐसे तो ये ज़मीन अनलीगल नहीं है, क्योंकि यहाँ के किसानों की प्रॉपर्टी है ये, यहाँ के जो बहलोलपुर गांव के, छियासी गांव के, और यहाँ लमसम 80% पूर्वांचल बिहार के लोग बसे हुए हैं। इस ज़मीन का रजिस्ट्री करवाया है लोगों ने, इसका शुल्क अथॉरिटी लेती है, लेकिन एक भविष्य में कभी पहले बाढ़ आई थी, एक पुस्ता बना हुआ है, उस पुस्ते को नीचे डूब क्षेत्र के नाम से लोगों ने घोषित कर दिया। अच्छा, ये सड़क को भी पुस्ता रोड कहते हैं ना? अच्छा, तो मतलब पुस्ता क्या होता है? उस नदी को आगे ना बढ़े इसलिए उसको पुस्ता बांध दिया गया। मतलब वो एक बांध है एक तरीके से, मतलब नदी का पानी रिहायशी इलाकों में ना चला जाए, इसके लिए बांध है, और उसी बांध पे सड़क को बना दिया गया है। सड़क को बना दिया गया। और ये तो गांव जो है, ये जो जगह है, ये तो पुस्ता या जो बांध है आपने बताया उसके नीचे है, हाँ, उसके अंदर है। तो तब तो ये मैं बता दूं आपको कि जो पुस्ते वाली बात आती है, अगर ये जगह अनलीगल है तो किसी को बेचने को राइट नहीं होता। अगर इस पुस्ते को नीचे अगर देखा जाए तो यहीं बगल में चोटपुर कॉलोनी है, 1 नंबर जमीन रजिस्ट्री होती है, उसका दाखिल खारिज होता है, उसमें बिजली का कनेक्शन भी दिया जाता है। उससे थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे आप तो बहलोलपुर गांव है, वहाँ भी यही स्थिति है, सेम पुस्ते से नीचे बसा हुआ है, लेकिन उसके एक दायरा बांध दिया गया है। हम लोगों ने कई बार पीछे भी सरकार को हम लोगों ने ज्ञापन दे चुके हैं कि जैसे बहलोलपुर चोटपुर का एक रास्ता, उसको घेराबंदी करके नियमित कर दिया गया है कि ये गांव का जमीन है और इसको हर सुविधा अथॉरिटी के माध्यम से मिलेगा। वही चीज़ हम लोग कई बार बोले हैं। नदी का जो स्थिति है आज के टाइम में नदी नहीं है, वो नाला बन चुका है। ये आप हिंडन नदी की बात कर रहे हैं? नदी की बात करता हूँ, जो आने वाले समय में ये नदी, मतलब वो नदी है, ये नाला नहीं है, लेकिन आज अगर जाके आप देखेंगे तो वो उसकी जो स्थिति है वो नाला से, मतलब गंदी नाला से बेहतर उसकी स्थिति हो गई है। तो हम उस नदी की ओर भी चलेंगे, एक दिन ऐसा कार्यक्रम करेंगे, उस नदी की ओर भी चला जाएगा। आपसे हम जानना चाहेंगे, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम मनोज कुमार सिंह है। मनोज जी, आप ये बताइए कि यहाँ डूब क्षेत्र, डूबती हुई जगह है ना, यहाँ हिंडन का पानी भी घुस जाता होगा कभी कभी, ऐसा मुझे मालूम चला है कि एक समय आया था जब ये पूरा जो इलाका है हिंडन के पानी से, हिंडन नदी के पानी से ये पूरा इलाका डूब गया था। 1978 का वो दौर था जब ये जगह, ये पूरा इलाका हिंडन में बाढ़ आने के कारण ये पूरा डूब गया था। तो आप ये बताइए, हाँ उस समय आबादी नहीं थी, आप ये बताइए कि ये जो बता रहे हैं, जो अभी महोदय ने बताया कि वर्तमान की सरकार या
पिछले वाली सरकार, सबसे इनका अनुरोध है, मतलब सबको बताया गया कि देखिए हमारी समस्याएं हैं, अभी तक इसका हल नहीं मिल पाया है। ये दिक्कत कहाँ है? सरकार आखिर क्यों नहीं चाहती है कि इस जगह का हल निकले? दिक्कत सरकार की है। यहाँ मैं पिछले 17 साल से रह रहा हूँ इस कॉलोनी में, और अभी तक मैंने कोई डूब क्षेत्र, कोई बाढ़ नहीं देखा। डूब क्षेत्र के नाम पे बहाना है। वोट लेने में कोई डूब क्षेत्र नहीं है, वोट आराम से लिया जा रहा है। रजिस्ट्री होने में कोई डूब क्षेत्र नहीं है, दाखिल खाई होने में कोई डूब क्षेत्र नहीं है। लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से मूलभूत सुविधा यहाँ जो गरीब मजदूर काम करने वाले रहते हैं, इनको नहीं मिल पा रहा है। इसके लिए ये बार बार जहाँ भी पेपर फाइल जहाँ भी लगाया जाता है और वहाँ बोला जाता है कि ये डूब क्षेत्र में हमें विकास नहीं होगा। बाकी विधायक जी और सांसद जी महेश शर्मा जी ने अपने तरफ से विधायक फंड से या सांसद फंड से यहाँ काफ़ी विकास किए हैं। तो ये डूब क्षेत्र होने के कारण यहाँ विकास अवरुद्ध है। यहाँ के कुछ युवाओं से हम जानने का प्रयास करेंगे। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम ठाकुर संजीव चौहान। संदीप जी, आप ये बताइए कि यहाँ का जो समस्या है, इसके लिए यहाँ के युवा कितना प्रयासरत है? युवा क्यों नहीं आगे बढ़ के सरकार को कुछ बताने का प्रयास करती है? देखिए, इस कॉलोनी का हर युवा प्रयासरत है और कार्य भी कर रहा है। मैं आपको थोड़ा सा फ्लैशबैक में ले जाना चाहूँ। अभी आप डूब क्षेत्र की और बाढ़ की बात कर रहे थे। हाँ जी। अभी पिछले महोदय से आप पूछ रहे थे। यहाँ सन 78 में बाढ़ आई थी, और आप इस बात को समझिए कि सन 78 में बाढ़ इस कॉलोनी में नहीं आई थी। सन 78 में जो बाढ़ आई थी, गंगा और जमुना करीब 120 किलोमीटर का ये दायरा है दोनों के बीच का, ये दोनों एक हो गई थी। गंगा का पानी और जमुना का पानी, गंगा यहाँ गढ़मुक्तेश्वर में पड़ती है और जमुना दिल्ली में पड़ती है, तो उस समय ये बिल्कुल लेवल हो गया था। तो कुछ गांव जब डूब गए, तो जो हमारा NH-24 है, यहाँ से करीब 14 किलोमीटर लंबा एक पुस्ता बनाया गया, करीब 15 फुट ऊंचा, जिससे नोएडा को बचाया जा सके। उस समय नोएडा नहीं था सर, पहले समझिए। उस समय नोएडा नहीं था, सिर्फ यहाँ आबादी थी। NCR क्षेत्र नहीं था सन 78 में, उस समय कोई नोएडा नहीं था। सिर्फ एक पुस्ता बना दिया कि इधर का कभी आगे भविष्य में कोई बाढ़ आए तो इधर के गांव डूबे ना। जब वो पुस्ता बन गया, उसमें कुछ गांव पुस्ते के इधर भी हैं, आज भी कुछ गांव पुस्ते के इस साइड भी हैं। जब नोएडा यहाँ बना, तो जब नोएडा ने यहाँ ज़मीन एक्वायर करी, आप मूलभूत चीज़ों को समझिए, जब नोएडा ने यहाँ ज़मीन एक्वायर करनी शुरू करी किसानों की, तो उसने पुस्ते से राइट साइड की ज़मीन सारी एक्वायर कर ली। वो ज़मीन एक नंबर की हो गई, किसानों को उसको मुआवजा मिल गया, उस पर फ्लैट, इंडस्ट्री, फैक्ट्री, सिनेमा सब कुछ बना हुआ है। जो पुस्ते के इस साइड में जिसमें आज हम रह रहे हैं, ये किसानों की फ्री होल्ड ज़मीन थी। ये ज़मीन बाढ़ आने की वजह से पट हो गई, ख़राब हो गई, ना इसमें खेती होती थी, बंजर ज़मीन हो गई। किसानों की ज़मीन वो वहाँ चली गई, किसानों के पास कोई व्यवसाय नहीं रहा, तो उन्होंने इस ज़मीन में प्लॉटिंग करनी शुरू कर दी। इस क्षेत्र में पिछले 25 साल से प्लॉटिंग हो रही है। सबसे पहला तो ये 25 साल में 5 सरकार आई हैं। अगर यहाँ के लोगों को मूलभूत सुविधा नहीं देनी थी तो ये कॉलोनी बसी क्यों? हाँ जी, ठीक है। अब आप दूसरी बात पे आइए। इस कॉलोनी में ये करीब 14 किलोमीटर लंबी बेल्ट है। NH-24 छिजारसी से और लास्ट कुलेसरा, ये सारा एरिया डूब क्षेत्र का कहलाया जाता है। और अगर हम टोटल बोट काउंट करें तो करीब 40,000 बोट, 40,000 बोट लीगल इसमें कॉलोनी में है। और आबादी की अगर हम बात करें तो करीब 7 से 8 लाख लोग इस आबादी में रहते हैं, और वो 7 से 8 लाख लोग हर सुविधा से वंचित हैं। मतलब वोट की बारी जब आती है, जब इलेक्शन की बारी आती है, जब ये डूब क्षेत्र नहीं होता है, यहाँ के लोग वोट देंगे, चुनाव में जाएंगे, लेकिन ये सुविधा की जब बात की जाए तो दिक्कत है। अभी अगले महीने से टिकट बंटने शुरू हो जाएंगे और दिसंबर से चुनाव शुरू हो जाएगा। यहाँ हर पार्टी के नेता आएंगे। यहाँ जो अभी वर्तमान में विधायक हैं, वर्तमान में सांसद हैं, वो भी आएंगे। यहाँ के जो वर्तमान में सांसद हैं, उससे पहले एक बार सांसद रह चुके, उससे पहले एक बार विधायक रह चुके। हर बार वो आए, उन्होंने बोला मैं कॉलोनी पक्की करा दूंगा, मैं ये करा दूंगा, मैं कनेक्शन खुलवा दूंगा, मैं ये करा दूंगा। आज तक कुछ नहीं हुआ। अभी माननीय विधायक जी भी आएंगे, वो भी बड़ी बड़ी बातें करके पहले भी चले गए और अब भी आएंगे, अब भी कल चले जाएंगे। कुछ भाई अभी आपने सुना होगा, कह रहे थे विधायक जी ने बहुत काम कराए हैं। वो उनकी सोच है, कराए हैं, हमने भी देखा है, हाँ काम हुए, लेकिन वो जो काम हुए ना, वो काम स्थायी नहीं है। विधायक जी ने क्या काम कराए? विधायक जी ने क्या काम कराए कि जो उनके कार्यकर्ता हैं, जो उनके पार्टी के नेता हैं, उनकी गलियाँ बनवा दी, उनके घर के आगे सरकारी नल लगवा दिया, उनके घर के आगे स्ट्रीट लाइट लगवा दी, उनके रास्ते बनवा दिए। लेकिन वो रास्ते, वो गली, वो नल 5 साल से ज़्यादा चल नहीं रहे हैं। कारण क्यों? क्योंकि पानी का निकास नहीं है। हमारे को जो है यहाँ पे सफाई कर्मी नहीं मिले हुए, इसलिए नालियाँ ब्लॉक हो जाती हैं, रास्तों में पानी भर जाता है, वो रास्ता ख़राब हो जाता है। जिस स्कूल के प्रांगण में आप मीटिंग कर रहे हैं, उसके बाहर ये रास्ता बना हुआ है। ये रास्ता अभी 4 महीने पहले बना है, और अब से 5 साल पहले एक बार ये रास्ता बन चुका है। उस रास्ते में जो 30-40 लाख रुपए लगा, वो बेकार होगा। क्यों? क्योंकि नालियों की सफाई नहीं हुई, क्योंकि यहाँ पे सफाई कर्मी नहीं है।
वो खराब हो गया। अब वो खराब हो गया। हाँ हाँ फिर बनाया, हाँ, अभी 4 महीने पहले बनाया। अब 1 साल बाद आना, समय लिख लीजिए, 1 साल बाद ये रास्ता खराब हो जाए। जरूर जरूर क्योंकि जरूर। सफाई कर्मी हमें मतलब निर्माण, विधायक जी को अपनी निधि, सांसद और विधायक जी को अपनी निधि कहीं ना कहीं लगानी है। जो सरकार से उन्हें 2 करोड़ 5 करोड़ मिला वो उनको लगाना, नहीं तो वापसी हो जाएगा। और निर्माण सामग्रियों में निर्माण सामग्रियों में कहीं ना कहीं मन करता है उस पैसे को लगा देते हैं। अस्थायी समाधान नहीं है। अभी तो आप बता रहे थे कि विधायक जी ने काम किया, विधायक जी ने इस इलाके में काम किया। अभी तो भाई साहब ने बताया कि यहाँ कोई काम नहीं हुआ। होता भी है तो बस जो लोग जानने वाले हैं वो उनके गलियों में काम हो जाता है। उनकी सोच गलत है भाई साहब। आपने अभी नीचे आरसीसी का रोड बन के आया हुआ, तो किसी बीजेपी के कार्यकर्ता के रोड नहीं है, स्पेशल किसी के लिए नहीं बनाया। पुस्ता रोड अभी बनवाया है विधायक जी ने अथॉरिटी से कह करके, तो किसी पर्सनली बीजेपी के कार्यकर्ता के लिए नहीं है, वो सबके लिए है। आज अगर ये रोड बना हुआ है अभी जिस पे चल के आए हैं, तो किसी पर्सनली किसी कार्यकर्ता के ऊपर नहीं है। हाँ, कुछ व्यवस्थाएं हैं कि जो सफाई वगैरह की बात है वो जायज़ है, कि वो व्यवस्था अथॉरिटी नहीं दे रही है कि सफाई कर्मी ने कि जो नाली की सफाई होती रहे और हमारी हमेशा से रोड की व्यवस्था ठीक रहे, वो दिक्कत हो रही है बस। तो उसके लिए भी बात दूसरा आरोप उनका ये भी है, हम आपसे जानना चाहेंगे कि यहाँ के जो लोग हैं, ठीक है, जो बीजेपी से जुड़े हुए हैं, उनको ही मिल जाता है काम, ठीक है, बाकी लोगों को नहीं। मतलब जो इनके कार्यकर्ता हैं उन्हीं को आगे बढ़ाया जा रहा है, पहला। दूसरा जो आरोप है उनका ये कि यहाँ का जो निर्माण सामग्री है, जो निर्माण हो रहा है, जो भी कंस्ट्रक्शन हो रहा है, वो बहुत ही घटिया क्वालिटी का है। वो 5 साल 2 साल 3 साल में ख़राब हो जाएगा। क्या कहते हैं आप? मैं इससे सहमत इसलिए नहीं हूँ कि देखिए, हम यहाँ रहते हैं, हमारे पास जो विधायक जी ने मान लिए थे खड़ंजा हमारा रोड का करा दिए। पहले इतना पानी लगता था, अब खड़ंजा लग गया, हम तो सूखे जा रहे हैं ना। अब उस गली में कम से कम मान लीजिए 5000 लोग रह रहे हैं, उसमें हो सकता है कि 2 आदमी वो बीजेपी का हो या बाकी पार्टी का हो, उसे बहस नहीं है। रोड किसी पार्टी का नहीं होता है, वो तो जो रोड पे जो आ रहा है वो सबके लिए सुविधा है। इस बात से मैं सहमत नहीं हूँ। दूसरी बात जहाँ तक है निर्माण क्वालिटी की बात कीजिए। निर्माण क्वालिटी की जहाँ तक सवाल है, देखिए आरसीसी रोड हुआ है, वहाँ इंजीनियर आया, हर तरह का लोग है। अब हम लोग तो देखिए भाई, यहाँ पब्लिक है, उतना तो जानकारी नहीं है, लेकिन इतना है कि जब से रोड बन रहा है वो चल रहा है। अब उसमें भी कई तरह के लोग हैं, नाली नहीं जाम होगा, वहाँ पानी भरेगा, वो से एक मलबा डाल देगा लोग, तो रोड तो खराब होगा ही। अब वो वहाँ विधायक जी या संसद जी आके तो उसको साफ करेंगे नहीं। देखिए, अब बात कुछ ऐसा है कि यहाँ के आम लोगों को भी जागरूक होने की आवश्यकता है। विधायक जी और संसद जी तो भाई हमेशा आके यहाँ काम करवाएंगे नहीं, या फिर हमेशा लगा सकते हैं ना। हाँ, विधायक जी और सांसद जी यहाँ के काम नहीं करा सकते, कोई विधायक आके नाली साफ नहीं करेगा। लेकिन पूरे प्रदेश में जनता भी अपने आप नाली साफ नहीं करती है। वो एक दिन साफ कर लेगी, 2 दिन साफ कर लेगी। यहाँ हर आदमी प्रवासी है, आप इस बात को समझिए। इस कॉलोनी में जो 5 लाख आदमी रह रहा है वो प्रवासी रह रहा है, वो मजदूर है, वो यहाँ के एक्सपोर्ट, यहाँ की कंपनियों में काम करता है, यहाँ वर्कर है। यहाँ का कोई स्थायी आदमी नहीं है कि उसको पैसा मिला हुआ है या उसकी ज़मीन है या मुआवजा है। उसको 12 घंटे 14 घंटे ड्यूटी करनी होती है। अगर यहाँ के विधायक, यहाँ के सांसद या नोएडा अथॉरिटी अगर 4 सफाई कर्मी या 6 सफाई कर्मी, आपने अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाई थी जो आपने रास्ता देखा था, आपने उसकी स्थिति देखी कितनी ख़राब थी। अब से पहले यहाँ की पब्लिक ने उसे कम से कम 10 बार अपने पैसे से, अपने कन्वेंस से उसको साफ कराया है। अभी 4 दिन पहले जो यहाँ भाई कुछ बैठे हैं, उनकी कुछ मदद से अथॉरिटी ने आके जेसीबी मंगा के उसको साफ कराया। जब एक बार जेसीबी आके साफ कर सकती है तो महीने में 2 बार आके साफ क्यों नहीं कर सकती? महीने में 2 बार क्यों नहीं आता है? ऐसा क्यों महीने में 2 बार आने का कारण ये है कि नहीं आता है? जब भी इससे पहले यहाँ हम सब भाइयों लोगों ने इसको जो है ना सफाई करवाई थी, और सफाई करवाने के बाद में मतलब वहाँ जगह साफ़ हो गई। अब जब लगा कि भाई एक दूसरे की बात सुन ही नहीं रहा है, तो भाई हमारे हरी भाई जब खड़े हुए और मनोज भाई खड़े हुए, तो इन्होंने अथॉरिटी से एक जेसीबी मंगा के उसकी सफाई कराई। खैर ये बात तो है ही, लेकिन मेरा मतलब कहने का ये है कि हमारी जो सरकार है वो पिछले पैटर्न पे चल रही है। जो पीछे की सरकारों ने नहीं किया वो ये भी नहीं करना चाहती। ये तो हर जगह होता है कि मतलब थोड़ा सा काम यहाँ करा दिया, थोड़ा सा वहाँ करा दिया, ये एक दिखावे वाली बात है। इसमें दिखावा नहीं होना चाहिए। सरकारों पर आएंगे, सरकारों की कार्यशैली पे हम बात करेंगे। पहले हम यहाँ की जो मुद्दे हैं ना, पहले जो यहाँ की मुख्य समस्याएं हैं उस पर हम नज़र डाल रहे हैं। हम उन बातों पर आएंगे जहाँ आप जाना चाह रहे हैं, हम उस पर आएंगे। आपका नाम क्या हुआ? विशांत कुमार। विशांत जी बताइए, आप क्या करते हैं? मैं जॉब करता हूँ यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर में। प्राइवेट सेक्टर में? हाँ। कब से यहाँ रह रहे हैं आप? मैं 3 साल हो गए। तो यहाँ आप रेंट लेकर रह रहे हैं या अपना मकान है आपका? नहीं, अपना मकान है। तो
तो ये बताइए कि क्या क्या समस्याएं हो रहे हैं, मतलब खास करके हम युवाओं की बात कर लें तो सुबह आप लोग अपने जॉब को जाते होंगे, कुछ लोग पढ़ाई करने जाते होंगे, तो अभी रास्ते में आते समय देखा गया कि काफ़ी गंदगी है। और बरसात के मौसम में और भी गंदगी बढ़ जाती है, जल जमाव की स्थिति हो जाती है। तो क्या इसके निदान के लिए यहाँ का युवाओं का क्या कोई प्रयास है या फिर सिर्फ युवा होने का बस ये? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि सरकार के साथ साथ हमें खुद अपने आप को सही करना पड़ेगा। इसलिए कि अगर हम नाली सफाई कर दिए, आप जो यहाँ पुस्ता से जो नीचे रोड उतरता है वहाँ से आए होंगे, देखना साइड में बहुत ज़्यादा कचरा है। वहाँ पे क्या करते हैं हम, जब सुबह में लोग अपने जॉब के लिए जाते हैं तो घर से वो कचरा का पन्नी लेके आते हैं और वहीं पे फेंक देते हैं। वो नहीं देखते वो मतलब दूसरे ज़मीन में गया या वो नाली में गिर गया। अगर हम उस चीज़ को गवर्नमेंट अथॉरिटी हर 5 दिन में 7 दिन में तो आगे साफ़ तो करेगी नहीं। इसके लिए गवर्नमेंट और हमें दोनों आदमी को लगातार प्रयास करना पड़ेगा, ताकि हम वो चीज़ देखें कि अगर एक बार सफाई हो गया, उस चीज़ को हम खुद से मेंटेन करके रखें कि देखो नाली में कचरा ना जाए, ताकि फिर वो वहाँ पे नाली जाम ना हो और इससे जल जमाव ना हो। बहुत ही अच्छे तरीके से आपने बातों को समझाया कि सरकार और जनता दोनों को आपस में मिलकर समेकित विकास करने की आवश्यकता है। जिस प्रकार से सरकार कार्य कर रही है उसके साथ जनता भी अपनी जिम्मेवारियों को समझते हुए अगर जनता की भी भागीदारी इसमें रहे तब जाके एक असल विकास को अंजाम दिया जा सकता है। हम कुछ और भी युवा हैं, उनसे हम जानेंगे। आपका नाम क्या हुआ? शुभम कुमार। शुभम जी बताइए, ये जो भाई साहब ने बताया कि जनता और युवा, ठीक है, युवा कह ले या फिर सरकार कह ले, सबको आपस में मिलकर काम करना चाहिए, सहमत हैं? जी बिल्कुल, इनके बातों का बिल्कुल मैं सहमत हूँ। अगर जनता उस चीज़ को सोचेगी, सरकार सोचेगी, तो हर जगह सफाई मिलेगी। ये भाई ने जो बोला बिल्कुल सही बोला, ऐसा ही होना चाहिए। ऐसा ही होना चाहिए। आप कुछ कहेंगे? हाँ, मैं जैसे ये कहना चाहूँगा कि जब तक हमें गवर्नमेंट पूरी मदद नहीं करती जिस तरीके से, तो हमें खुद भी कुछ जिम्मेदारी लेनी चाहिए। जैसे कि कूड़ा है, क्या हम 50 रुपये 100 रुपये खर्च करके हम जितने भी लोग रहते हैं एक कूड़े वाले की व्यवस्था कर सकते हैं? वो कूड़ा लेके जाएगा, लेकिन हम नहीं करते क्योंकि हमें 100 रुपये भी खर्च करने में डर लगता है। तो क्या अगर हम खुद भी अगर कुछ नहीं करेंगे तो सामने वाले भी कोई मदद करने की नहीं सोचेगा। अगर हम 100 रुपये खर्च करेंगे, हम आगे बढ़ेंगे तो गवर्नमेंट को भी दिखेगा, तो भी कुछ ना कुछ हमें सपोर्ट करने के लिए आगे आएगी। गांधी जी का कल जयंती मनाया गया, 2 अक्टूबर था कल, ठीक है। स्वच्छता को लेकर काफ़ी जागरूकता फैलाते थे। लोगों में ये हमेशा कहा करते थे कि सफाई पर ज़्यादा ध्यान देना है। और वर्तमान की जो सरकार है, भाजपा की सरकार, वो भी कई ऐसी योजनाएं लेकर आई है, जो स्वच्छ भारत अभियान और कई तरीके की ऐसी योजनाएं हैं। तो आप क्या समझते हैं, ये जो योजनाएं हैं और गांधी जी का जो सपना है, उसको पूरा करने में सिर्फ और सिर्फ सरकार करे तो हो जाएगा या जनता को भी आगे आना पड़ेगा? जनता को भी आगे आना चाहिए और अपनी सोच बदलना चाहिए। सोच बदलेगा तभी हमारा देश बदलेगा। सोच बदलेगा तभी हमारा देश बदलेगा, ऐसा मानते हैं आप? मानना तो यह है कि अगर सरकार कहीं जगह दे दे कूड़ा फूड़ा फेंकने को, यहाँ पे अब किसी के प्लॉट में डाल दो तो यहाँ लड़ाई दंगे होते हैं। अब किसी के यहाँ डालो तो फिर दूसरा कहता है भाई यहाँ क्यों डाल रहे हो, तो ये मामला है। ये बहुत ही अच्छी बात आपने बोला कि एक सरकार कूड़ेदान का व्यवस्था कर दे, यहाँ डस्टबिन लगा दे, जहाँ लोग एक जगह पे जाकर कूड़े को फेंकें और कूड़े को समाधान तक पहुँचाया जाए। ऐसा नहीं कि कूड़े को आज एक ऐसा टेक्नोलॉजी चल पड़ा है जिसमें कूड़े को मतलब फर्टिलाइजर में बदला जा रहा है, कूड़े को खाद में परिवर्तित किया जा रहा है। तो ऐसी समस्याएं जो हम देख रहे हैं कि यहाँ कूड़े का अंबार लगा हुआ है, ये अंबार लगने से बच जाएगा। हम अब यहाँ की आम मुद्दों पर बात कर लिया, अब चलते हैं कि जो राज्य में चुनाव होने वाला है, इस चुनाव में क्या होने जा रहा है इस गांव से। मैं आपसे शुरू करूंगा कि इस बार किसकी सरकार बन रही है? योगी जी की। इतने कॉन्फिडेंस के साथ कैसे बोल रहे हैं आप? यहाँ तो और भी जनता हैं, ये तो कह रहे हैं कि काम नहीं कर रहे हैं, ये दिखावा हो रहा है सिर्फ। मैं बता दूं आपको कि हम लोग जिस क्षेत्र में रहते हैं, 15 साल हो गया मुझे रहते हुए इस कॉलोनी में। हमने बहन कुमारी मायावती जी का भी सरकार देखा है, माननीय अखिलेश जी का भी सरकार देखा है, और तीसरी बार माननीय योगी आदित्यनाथ जी का सरकार देखा है। मैं दावे के साथ कर सकता हूं कि जितना ये सरकार में काम हमने करा दिया है, माननीय पंकज सिंह द्वारा, माननीय डॉक्टर महेश जी द्वारा, और यहाँ निधि और भी लोगों का, मैं बता दूं आपको, जो मुद्दा भाई ने उठाया है,
कि यहाँ का जो सदन में बात करके इस बात को प्रस्ताव क्यों नहीं रखी जाती है कि इस कॉलोनी को नियमित किया जाए। तो पीछे हमारे जो शिक्षा के चुनाव जीते हैं शर्मा जी, श्रीचंद शर्मा जी, इस बात को सदन में, मैं अभी वो निकाल रहा था, इस बात को सदन में डिबेट कर दिया है कि जितने डूब क्षेत्र हैं इसको नियमित कैसे किया जाए। पिछले बार हमारे संजीव भाई हैं, इन सबको पता है। डूब क्षेत्र की बात हो गई, वो नियमित हो भी जाएगा एक समय बाद। हम राज्य में सरकार होने की बात कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि हमने मायावती की सरकार देख ली, अखिलेश यादव की भी सरकार देख ली, और अभी योगी जी को भी देख रहा हूं। तो आप जिस दावे के साथ कह रहे हैं कि योगी जी की सरकार फिर से बन जाएगी, लेकिन लोगों का तो कहना है, और भी लोग, जनता जो मैं रास्ते घूम रहा हूं, देख रहा हूं, कि इस बार योगी जी का जो नैया है, लगता है कि बीच मंझधार में ही फंस जाएगा। 300 पार, 300 पार, कोई रोकने वाला नहीं है। इसलिए सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, ये माननीय योगी जी द्वारा और माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा ये काम को लिया जा रहा है। उसका कारण मैं बता दूं आपको, सुन लीजिए। विकास के साथ साथ जो गुंडा मावालियों की होती थी कि दबंग करके के भी जो जिस हम क्षेत्र में रहते हैं, आए दिन एक दूसरे का प्लॉट कब्जा हो जाता था, आए दिन एक दूसरे का प्लॉट कब्जा हो जाता था। एक भी नहीं है भाई साहब, मैं गारंटी के साथ। आपकी पार्टी का नहीं, रुकिए पार्टी का पूर्व मंडल महामंत्री आलोक का प्लॉट कब्जा हुआ नहीं हुआ? रुकिए कैसे कहते कब्जे नहीं हो रहे? रुकिए, कैसे करे कब्जा नहीं हो रहे? बताइए क्यों गलत है? नहीं, आप सुनिए 1 सेकेंड। आप वो गलत था। यहाँ शालीनता पूर्वक बात करेंगे, मुद्दे पे बात करें। अभी सुनिए इतना राम राज्य नहीं आया अभी कॉलोनी में। हाँ जी, राम राज्य की बात कर लेते हैं। अभी भाई साहब बोल रहे हैं कि बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे हैं कि 300 पार राज्य में योगी जी 300 पार बहुमत लेके फिर से सरकार बना रहे हैं। सही बोल रहे हैं क्या वो? ये भविष्य बताएगा। मैं नहीं कह सकता कि सरकार आएगी नहीं आएगी। अगर आएगी तो अच्छी बात है, आए। लेकिन मेरी कुछ बातें रह गई थी, मैं उनको पूरा करके फिर इस बात को आपकी बड़ी करूंगा। बात चल रही थी डूब क्षेत्र की। नहीं, डूब क्षेत्र का बात हो गया। सुनिए नहीं, उसको आप सुनिए। मेरी बात रहेगी, उसको आप सुनिए। आप उसको अपने चैनल पे चलाएं ना चलाएं, वो आपकी बात है। जब पिछली सरकार थी, यहाँ पे सपा की सरकार थी, ये सारे यहाँ गणमान्य लोग बैठे हैं, बात ये हुई कि डूब क्षेत्र का ये जो कलंक है ये हटे कैसे। ठीक है, जहाँ पे ये कॉलोनी का एंड हो रहा है वहाँ पे हिंडन नदी जा रही है। एक प्रस्ताव पास हुआ कि उस हिंडन नदी के बराबर में एक पुस्ता नया बना दिया जाए। अगर पुस्ता बन जाएगा, ये डूब क्षेत्र का मतलब है कि ये जमीन सिंचाई विभाग के अंडर में आती है। सिंचाई विभाग ये कहता है कि अगर कल को यहाँ बाढ़ आ गई तो यहाँ जो लोग रह रहे हैं वो तबाह हो जाएंगे, उनकी धन की और माल की क्षति होगी। तो ये एक सुझाव पिछली सरकार में ये हुआ कि जी नदी के किनारे एक नया बांध बना दिया जाए और ये कॉलोनी डूब क्षेत्र से हट जाएगी। इसमें अथॉरिटी अपना पैसा लगा सकती है। उसमें ना पक्ष को ना विपक्ष को किसी को कोई दिक्कत नहीं थी। उस समय मात्र 30 से 40 घर उस डूब क्षेत्र में आ रहे थे जिनको कुछ मुआवजा देना पड़ता। उस कार्य को होते होते आज 4.5 साल हो गए हैं। वो 30 से 40 घर 200 घर हो गए हैं। पुस्ता नहीं बना, डूब क्षेत्र का कलंक लगा हुआ है आज। और ये डूब क्षेत्र का कलंक ऐसे ही रहेगा। अब बात सुनिए, अभी बात भाई साहब कर रहे थे। नहीं, रुकिए। जहां तक डूब क्षेत्र की बात आपने की, पुस्ता जो सड़क जो देखा जा रहा है, ये तो मतलब ऐसा ही होना चाहिए था कि नदी के ठीक बगल में एक पुस्ता होना चाहिए था। सिस्टमेटिकली यही होना चाहिए। उसके बाद आबादी होती। ठीक है, में बाढ़ आई, सपाट जमीन थी, तो जहां सरकार को जगह अच्छी लगी उन्होंने वहां से वो पुस्ता बना दिया। वो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आज जब यहाँ कॉलोनी बस गई, यहाँ 5 से 6 लाख आदमी रहता है, यहाँ 30,000 वोट वाला आदमी रहता है, यहाँ करीब 15,000 राशन कार्ड वाले लोग रहते हैं, यहाँ पे इतनी आबादी में आदमी रहते हैं, तो उनका क्या भविष्य है? चलिए, भाई साहब ने जो आरोप लगाया। हाँ, अब मैं उनकी अगली बात पे आता हूँ। उन्होंने कहा कि हमने पिछली 2 सरकार देखी। 300 पार पे आता हूँ मैं, सुनिए। उन्होंने बोला हमने पिछले 2 सरकार देखी। 2007 में मायावती की सरकार आई, 2007 से 2012 तक मायावती की सरकार आई, जब इस कॉलोनी का अस्तित्व नहीं था, जब इस कॉलोनी में 10 से 15% आबादी थी। कॉलोनी से बाहर निकलिए ना, कॉलोनी से बाहर निकलिए थोड़ा। आप मुद्दे पे बात करिए, सुनिए ना पहले। वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि आज की सरकार ने, आज के विधायक ने कितना काम कराया है, बहुत ज्यादा काम कराया है। मैं वहीं आ रहा हूँ, आप सुनिए ना मेरी बात। 2007 से 2012 तक बसपा की सरकार थी, बसपा के यहाँ के विधायक थे, लेकिन उस समय इस कॉलोनी का अस्तित्व नहीं था। बहुत दूर दूर घर थे, गलियां भी नहीं थी, खुला एरिया था। तो उस समय के विधायक ने काम नहीं कराया। अब सुनिए, 2012 से 2017 तक सपा की सरकार आई। इनसे पूछिए कि 2012 से 2017 तक कौन विधायक था। 2012 में महेश शर्मा जी विधायक बने, उपचुनाव में फिर उन्होंने लोकसभा चुनाव लड़ा, तो फिर बिमला बाथम यहाँ से बनी। तो
अगर उन्होंने 2017 से 2012 तक काम नहीं कराया तो क्यों नहीं कराया? विधायक निधि तो जब भी उनके पास थी। आज अगर सांसद जी और पंकज जी काम करा रहे हैं तो आज भी बीजेपी के विधायक हैं, और 2017 से 2012 में भी बीजेपी के विधायक थे। अगर उन्होंने पिछले 5 साल नहीं काम कराया तो उन्होंने जनता के साथ धोखा क्यों करा? और आज करा रहे हैं तो आज वो फिर कहाँ से निधि आ रही है? तो ये मैटर नहीं है कि हमारी सरकार ने काम कराया, इनकी सरकार में ही विधायक रहे हैं। उनका दावा है कि इस बार योगी जी 300 पार बहुमत के साथ सरकार बना रहे हैं। आपको लगता है ऐसा संभव है? आंकड़ा वो पूरे उत्तर प्रदेश की कहानी है, और पूरे उत्तर प्रदेश का हम इतने ज्ञानी नहीं है कि हम पूरे उत्तर प्रदेश की बात कर सकें। हम अपने कॉलोनी की बात कर सकते हैं। हाँ, हम मानते हैं कि आज भी ये कॉलोनी डूब क्षेत्र में है। इस कॉलोनी को ना कोई स्कूल है, ना कोई कॉलेज है, ना अस्पताल है, ना डिस्पेंसरी है, कोई सुविधा नहीं है। लेकिन आज भी 70% लोग हम यहाँ के लोगों से और को जानना चाहेंगे। अगर मान लेते हैं योगी जी सरकार नहीं बना पाते हैं, ठीक है, योगी जी 300 पार बहुमत नहीं लाते हैं, या मान जाते हैं कि चुनाव में वो नहीं जीत पाते हैं, तो योगी जी नहीं तो कौन? अगर योगी जी मुख्यमंत्री नहीं बनते हैं तो मुख्यमंत्री कौन बने? दूसरा चेहरा कौन है इस राज्य का? अखिलेश यादव। क्यों? क्योंकि दूसरा चेहरा उनके अलावा कोई है ही नहीं। अगर बीजेपी अगर सही अपने पैटर्न पे चलती है और चलती चली आई है, तो इसके बाद अगर काम नहीं करती है आगे, तो उसके बाद अखिलेश के अलावा कोई दूसरा चेहरा। बीजेपी तो कहती है, योगी जी की सरकार जो कहती है कि ये जो अखिलेश यादव की सरकार थी, समाजवादी पार्टी वाली सरकार थी, वो तो प्रदेश में गुंडा राज और क्या क्या, मतलब ऐसा आरोप लगाया जाता है। आपने 5 दिन पहले गोरखपुर में देखा ना गुंडा राज। 5 दिन पहले आपने देखा कि 4 पुलिस वालों ने एक बीजेपी का कार्यकर्ता जो व्यापारी था गोरखपुर के अंदर, जहां से सरकार चलती है, जहां के मुख्यमंत्री निवासी हैं, वो एक होटल में रुका हुआ था। उसकी चेकिंग के दौरान उसकी इतनी पिटाई करी कि वो मर गया। और परिवारवाद की बात भी कर लें। ये जो सपा की सरकार जो आपने बताया, अखिलेश यादव फिर से मुख्यमंत्री बने, ऐसा आपका मानना है, और दूसरा चेहरा वही है, तो क्या आप राज्य में फिर से उस परिवारवाद और परिवारवाद वाला जो पार्टी है उसको फिर से लाना चाहते हैं? देखिए, आपने जो कहा था ना कि दूसरा कौन, मैंने उस वाले ऑप्शन पे आपको कहा दूसरा कौन। मतलब दूसरा ठीक है, मतलब अखिलेश यादव, लेकिन परिवारवाद भी ठीक है क्या? इसके अलावा अगर बीजेपी दूसरा चेहरा दिखाए हम तैयार हैं। मतलब आपको योगी जी से परहेज है? नहीं, हमें उस चीज से परहेज है जो किसी को एक से दूसरे को भटकाए, एक से दूसरे को मिलाए। हमें उस इंसान से प्यार है, उसी से प्यार करेंगे। चलिए, एक टेक्निकल सवाल और आपसे हम पूछेंगे। क्या इस बार समाजवादी पार्टी प्रदेश में कांग्रेस के साथ आ रही है? नहीं आ रही है। क्यों? पिछले बार तो साइकिल और हाथ दोनों साथ था। कि नहीं आएंगे तो अब उसमें हम क्या कर सकते हैं? जब उस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने साफ बोल दिया कि बसपा और सपा से गठबंधन नहीं करेंगे, तो फिलहाल तो नहीं करेंगे। अब वो समय पे उनको पता होगी ज़्यादा डिटेल में। तो चलिए हाँ, आप जवाब दे दीजिए भाई, क्या बात है? जैसे बता रहे थे कि पिछले सरकार में विधायक हमारे माननीय डॉक्टर महेश शर्मा जी थे, तो निधि एक नहीं, उनके पास जितनी निधि थे ना वो लगी। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश जी थे, उनकी अपनी भी निधि होती है। जैसे भाई साहब ने बताया कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं का रोड बन जाता था, तो जैसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी इस क्षेत्र के लिए 5 करोड़ रुपया दिया था पिछले बार, अखिलेश जी कहाँ थे? वो 5 करोड़ दे करके कम से कम सपा वालों के लिए तो रास्ता बना देते हैं। मैं दिखाना चाहूंगा वो स्थिति हम लोग वो दिन देखे हैं कि यहाँ के छोटे छोटे बच्चे अपने स्कूल सही से नहीं जा पाते थे। ऐसा नहीं है, मैं बता रहा हूँ। देखिए 50% आपको बता रहा हूँ संजीव भाई, आप देख लीजिए पुस्ते के रास्ते में आपको दिखा दूंगा। आप अपना खोल लीजिए टीवी कि पहले में और इसमें कितना फर्क है। मैं जिस रोड की बात बता रहा हूँ, 1 करोड़ 35 लाख रुपए की लागत से आरसीसी रोड और नाली बना। दूसरा 4 करोड़ 65 लाख रुपए की लागत से आपका पुस्ता रोड बना। ना उसमें सपा का नाम लिखा हुआ, ना भाजपा का, ना किसी और पार्टी का। मैं दावे के साथ कहता हूं कि 99% आबादी में 5 लाख की आबादी में एक ही रास्ता आरसीसी क्यों बना पिछले 5 साल में? बताइए आप मुझे। 5 करोड़ आप कह रहे हैं 5 करोड़ कहीं ना कहीं भाजपा सरकार के लिए खुशी है। मैं मुझे एक बात बताइए, आपने कहा हमने वो दिन देखे। सुनिए, ये लाइव आपने भी चलाया था और रास्ता बना। मेरी बात सुनिए, लाइव आपने चलाया और 4 करोड़ 65 लाख अब आप अपनी बात में फंस गए। अपना निकाल दीजिए। अब आप अपनी बात में फंस गए। किस तरह की स्थिति थी और आप क्या स्थिति है। अब आप सुनिए, मैं दावे के साथ कहता हूं, आप निकाल लीजिए। मैंने लाइव चलाया, माननीय योगी जी जैसा अगर काम एक भी क्षेत्र में कहीं काम किया हो। अब मेरी बात तो सुनिए, मैं दावा करता हूं। सुनने का तो सहमत रखिए। जिस पुस्ते का मैंने लाइव चलाया ना,
जिसमें रोज गाड़ियां कम से कम 20 गाड़ियां खराब होगी। सुनिए, रोज एक्सीडेंट हो रहे थे। उस रास्ते का आपके माननीय विधायक जी और माननीय सांसद जी 1 साल पहले उद्घाटन करके लड्डू बांट के चले गए थे। पूरी बात सुनिए, 1 साल तक वो रोड नहीं बना। मैं पूछना चाहता हूं कि उस ठेकेदार को जो 1 साल पहले जो पैसा मिल गया, जो पहली उसको किस्त मिली, उसका हर्जाना कौन भरता? 1 साल तक जो जनता परेशान हुई, पूरी बात सुनिए मेरी, आप पहले सुनिए। जवाब ले लेते हैं। उसका दंड कौन भरेगा? दंड नहीं, मैं बता रहा हूँ उसका कारण रहा। बारी बारी से जो भी बोलेगा बारी बारी से। उसका कारण रहा। अतर सिंह कॉलोनी में मैं बता रहा हूँ आपको भाई, वो भी बना है। अतर सिंह कॉलोनी में जो रास्ता आपके दुकान से नीचे जो रास्ता जा रहा है, वो किसका देना है? माननीय विधायक जी का देना है। क्या कहा थोड़ी देर पहले? मैंने क्या कहा? ये जो रास्ते नाली बन रहे हैं, ये जो संपूर्ण समाधान नहीं है, क्योंकि रास्ते नाली 5 साल में टूट जाते हैं। लेकिन मैं बता दूं आपको, पानी क्यों भर रहा है? वो इसलिए भरा है कि जो मैं बता रहा हूँ, तो वहाँ पानी क्यों भर रहे हैं? मैं बता रहा हूँ आपको, ये दिक्कत इस बात की आई है कि जो शांतिपूर्वक सुनिए, शांतिपूर्वक बात करते हैं। आप बैठ जाइए, बैठिए। वो कहीं ना कहीं, हाँ रुकिए। कहीं ना कहीं 9 करोड़ रुपए की लागत से ये रास्ता पास था। हरी जी बैठ जाते हैं, ठीक है? बैठ के बात कीजिए। नहीं, खड़ा करिए ना। खड़ा करिए। हाँ चलिए बताइए। देखिए, सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, जैसे GLCC न्यूज़ से हैं आप लोगों की ये भूमिका जो अभी उभर के आ रही है देखने को। सबसे बड़ी भैया समस्या कॉलोनी में हमारे एक ये था, जो अब लग रहा है धीरे धीरे वो समस्या का समाधान हो रहा है। आप लोग जैसे न्यूज़ चैनल आ रहे हैं, हमारी बातों को सुन रहे हैं, और पहली बात ये है कि हमारी समस्या को कोई क्यों नहीं सुनता है। इसमें युवा या यहाँ के कार्यकर्ता पूर्ण रूप से एक्टिव नहीं है कि उस समस्या को ले जाकर विधायक महोदय, सांसद महोदय या कहीं अथॉरिटी वगैरह के पास रखें। पहला तो कारण ये है। दूसरा ये है कि यहाँ एक्टिव होना बहुत ज़रूरी है। अगर गंदगी होती है, उसका भी एक समस्या यहाँ की जनता भी है। तो यहाँ जो भी समस्याएं हैं, कहीं ना कहीं इस युवा का कहना है कि यहाँ के जनता इसके जिम्मेवार हैं, और अगर सरकार काम नहीं कर रही है तो कहीं न कहीं यहाँ के जनता आरोपी हैं। हम सरकार से यह मांग करना चाहेंगे कि यहाँ के समस्याओं को सुना जाए और जल्द से जल्द यहाँ के समस्याओं को निदान